वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र तिवारी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोई डाउट, जिसका इकलौता मकसद है आपके सभी डाउट्स को क्लियर करना। आज हम चैप्टर 15 के कुछ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टेक्निक इज़ बेटर, रीयूज और रिसाइकल। इसका सेकंड क्वेश्चन है, इज़ रीयूज बेटर देन रिसाइकल। तो हिंदी में बता देता हूं मैं कि कौन सी टेक्निक बेटर है, अच्छी है, रीयूज यानी पुनः उपयोग या फिर रिसाइकल यानी पुनः चक्रण। तो इसका आंसर हम आज बताते हैं। सबसे पहले रीयूज क्या है हमें ये पता होना चाहिए। मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ का दोबारा इस्तेमाल कर लेना रीयूज यानी पुनः उपयोग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बाहर से पेप्सी की खरीद के लेके आया तो वो जो बॉटल है पेप्सी की उसे मैं फेंकूँ ना, उसको वापस घर में पानी भर के पानी पीने के लिए इस्तेमाल करूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने चीज़ों का रीयूज़ करा यानी पुनः उपयोग करा। ये है रीयूज़। अगला है रिसाइकल यानी पुनः चक्रण। क्या है पुनः चक्रण? क्या है कि मैंने क्या करा, वो जो पेप्सी की बॉटल थी उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया, उसे आगे कबाड़ी वाले को बेच दिया और उस कबाड़ी वाले ने उसे आगे फैक्ट्रीज को बेच दिया। और फैक्ट्री में क्या किया गया, वो जो प्लास्टिक की बोतल है उसे पिघलाकर उससे न्यू बोतल बना दी गई। तो ये प्रोसेस है रिसाइकल यानी पुनः चक्रण। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि कौन सा मेथड बेटर है, रीयूज यानी पुनः उपयोग या फिर रिसाइकल यानी पुनः चक्रण। तो जाहिर सी बात है, साफ दिख रहा है कि रीयूज इज़ बेटर देन रिसाइकल, यानी जो पुनः उपयोग है वो पुनः चक्रण से बेटर है। क्यों बेटर है? बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन मेकिंग न्यू आइटम फ्रॉम ओल्ड वन, बट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग अगेन एनी आइटम। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो रिसाइकल यानी पुनः चक्रण में हमारी ऊर्जा की कमी पाई जाती है। हम जब चीज़ों को पिघला के दोबारा उससे न्यू सब्सटेंस बनाते हैं तो एनर्जी लॉस होता है, बट रीयूज यानी पुनः उपयोग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए रीयूज यानी पुनः उपयोग रिसाइकल यानी पुनः चक्रण से बेटर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, in the given food chain, suppose the amount of energy at third trophic level is 5 kilojoule. What will be the energy available at the producer's level? ये कह रहा है क्वेश्चन कि हमें एक फूड चेन यानी आहार श्रृंखला गिवन है, जैसे कि आप साफ देख पा रहे हैं। वो कह रहा है कि इसका जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है यानी जो तृतीय पोषी स्तर है उसके पास कितनी एनर्जी है? उसके पास एनर्जी है भाई 5 किलो जूल। तो कह रहा है जो प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक होते हैं, बताओ उसके पास कितनी एनर्जी होगी। तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि फूड चेन का एक पिरामिड होता है। उस पिरामिड के अलग अलग लेवल्स होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ऐसे करके अलग अलग लेवल्स होते हैं। जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है उस पे आप पाए जाते हैं प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक। जो सेकंड लेवल होता है उसमें पाए जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जिन्हें हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जो थर्ड लेवल है उसमें पाए जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जिन्हें हम कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता। चौथे लेवल पे पाए जाते हैं टर्शरी कंज्यूमर, जिन्हें हम कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता। और फिफ्थ लेवल पे पाए जाते हैं डीकंपोजर्स, जिन्हें हम अपघटक या अपमार्जक भी कहते हैं। तो ये फूड चेन यानी आहार श्रृंखला का पिरामिड होता है जिसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है पोषी स्तर, वो होता है प्रोड्यूसर। तो पहला लेवल है ये, फिर है ये सेकंड लेवल, फिर है ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। तो उसने बोला है
प्रोड्यूसर्स के पास कितनी एनर्जी होगी। तो पहले लेवल पे प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी उसका वो हमसे जानना चाहता है कि इस ग्रास के पास कितनी एनर्जी पाई जाएगी। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है उस पर 5 किलो जूल एनर्जी है। तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कौन है, फ्रॉग। इस फ्रॉग के पास कितनी एनर्जी है, 5 किलो जूल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा। आंसर निकालते हैं अब हम। मैंने आपको 10% का लॉ बताया था। वो लॉ ये कहता था कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो 10% एनर्जी शिफ्ट होती जाती है, जिसको निकालने के लिए हम 10/100 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। लेकिन हमें इस तरफ से इस तरफ नहीं जाना, हमें इस तरफ से इस तरफ आना है। तो ये बहुत सिंपल होता है। ग्रास के पास हमें एनर्जी निकालनी है, फिर है ग्रास ऊपर और फिर है फ्रॉग। फ्रॉग पे है 5 किलो जूल एनर्जी। तो जब हम इस तरफ आते हैं तो हम 5 गुणे में 100/10 करेंगे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आंसर आएगा 50 किलो जूल। 50 किलो जूल एनर्जी है ग्रास ऊपर के पास। लेकिन मुझे क्या निकालना है, प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक, ग्रास के पास कितनी एनर्जी होगी। तो मैं क्या करूंगा, 50 × 100/10, 0 से 0 कट, यानी 500 किलो जूल। तो प्रोड्यूसर यानी उत्पादक के पास कितनी एनर्जी होगी, 500 किलो जूल एनर्जी होगी। कोई डाउट। अगर हम इस तरफ से उस तरफ जाते तो हम 10/100 करते, क्योंकि हम इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं तो हम 100/10 करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर ठीक ढंग से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर द वेरियस ट्रॉफिक लेवल आर शोन इन द पिरामिड, at which trophic level is maximum and minimum energy is available। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक पिरामिड दिया हुआ है और इसमें अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स गिवन है। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। कह रहा है कि बताओ इन चारों ट्रॉफिक लेवल में से, चारों पोषी स्तर में से किसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी और किसके पास सबसे कम एनर्जी होगी, आपको ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, जो प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक कहलाते हैं। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है T1। तो T1 पे मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल होगी। यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी, जो कि है प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक। सबसे कम एनर्जी अवेलेबल होगी जो सबसे टॉप पे पाया जाता है, क्योंकि 10% के लॉ के हिसाब से जैसे जैसे हम ऊपर जाते आते हैं सिर्फ 10% एनर्जी ही हमें मिलती जाती है, बाकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो सबसे कम एनर्जी होगी फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे, यानी T4 के पास मिनिमम एनर्जी होगी और T1 के पास मैक्सिमम एनर्जी होगी। इसके पास मिनिमम, इसके पास मैक्सिमम एनर्जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन इज ऑलवेज प्लांट्स, वाई। एक और क्वेश्चन है, वाई डू प्रोड्यूसर्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑन एवरी फूड चेन। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने जितनी भी फूड चेन्स यानी आहार श्रृंखला देखी होगी, उसका पहला ट्रॉफिक लेवल यानी पहला पोषी स्तर हमेशा प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक होते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है, गिव रीजन वाई। इसका आंसर है बिकॉज plants can only utilize the solar energy of sun and transform into chemical energy by using a process called photosynthesis। सरल शब्दों में कहें, जो प्लांट ही इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सूरज से आने वाली सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा में बदल सकता है एक प्रोसेस की मदद से, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश, जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करता है
और सन से जो सोलर एनर्जी आ रही होती है उसको वो केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है और खाने के रूप में उसका इस्तेमाल करता है, और वही एनर्जी वो आगे फूड चेन में ट्रांसफ़र कर देता है। पर कोई दूसरा ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सन की सोलर एनर्जी को से खाना बना सके। इसलिए जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वो हमेशा कौन होता है? प्लांट यानी पेड़ पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर डीकम्पोजर्स? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डीकम्पोजर्स, स्टेट देयर इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर। क्वेश्चन कह रहा है कि डीकम्पोजर्स यानी अपघटक या अपमार्जक किसे कहते हैं, इनके 2 एग्जाम्पल बताइए और ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है या फिर इनका नेचर में रोल क्या है यानी भूमिका क्या है। तो व्हाट आर डीकम्पोजर्स? Decomposers are those organisms which decompose complex organic substances into simpler inorganic substances. सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अपघटक यानी अपमार्जक या जिसे हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, ये डेड ऑर्गेनिज्म को या डेड प्लांट्स को डिकम्पोज यानी अपघटित कर देते हैं और उसे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी सरल अकार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी उन्हें पूरी तरीके से डिकम्पोज करके ये मैन्योर यानी खाद बनाने में या कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं जो प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, उसे बनाने में ये मदद करते हैं। अब पूछा है कि इसके 2 एग्जाम्पल्स बताइए, तो इसके 2 एग्जाम्पल हैं, पहला बैक्टीरिया जिसे हिंदी में कहते हैं जीवाणु और दूसरा फंगी जिसे हिंदी में कहते हैं फंजाई। क्या है इसके एग्जाम्पल्स? इसके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया एंड फंगी जिसे हिंदी में कहते हैं जीवाणु और फंजाई। लास्ट में पूछा है कि इंपॉर्टेंट रोल बताइए, यानी ये नेचर में हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट, दे आर कॉल्ड द क्लीनिंग एजेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इन्हें पर्यावरण का सफाई कर्मी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी डेड एनिमल या प्लांट होते हैं उन्हें ये डिकम्पोज यानी अपघटित या सरल शब्दों में कहे तो खत्म करने का काम करते हैं। दूसरा, ये जो भी डेड एनिमल्स होते हैं उन्हें डिकम्पोज करके मैन्योर बनाते हैं यानी खाद बनाते हैं और उस खाद से सॉइल फर्टिलिटी यानी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। यानी दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी ये मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये इसके 2 यूजेस है, पहला ये क्लीनिंग एजेंट है यानी सफाई कर्मी है इन्वायरमेंट के, और दूसरा ये मिट्टी की गुणवत्ता यानी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में बढ़ाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डज अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 to 4 स्टेप्स? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी जो फूड चेन होती है आहार श्रृंखला उसमें 3 या 4 स्टेप से ज़्यादा नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पढ़ा है 10% का लॉ। अगर मैं कोई एक फूड चेन लूँ एग्जाम्पल के तौर पे, प्लांट, डियर, टाइगर, अगर मान लो इसके पास 1000 जूल एनर्जी है तो इसके पास इसकी 10% एनर्जी ही आ पाएगी जो कि होती है 100 जूल, और जब डियर को टाइगर खाएगा तो इसकी 10% एनर्जी यानी 10 जूल एनर्जी ही यहाँ तक पहुँच पाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उसकी 10% एनर्जी ही अगले लेवल पे ट्रांसफ़र हो पाती है, जिसकी वजह से जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ते आते हैं यानी एक लेवल से दूसरे और दूसरे से तीसरे पे जाते आते हैं, वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाती है, जिसकी वजह से जो टॉप मोस्ट एनिमल होता है वहाँ तक बहुत कम एनर्जी ही पहुँच पाती है। इसीलिए एक फूड चेन के अंदर 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्टेप्स यानी लेवल्स ही होते हैं।
बहुत ही कोई रेयर फूड चेन होती है जिसमें 5 स्टेप्स पाए जाते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, लिस्ट इट्स 2 मेन कंपोनेंट। यानी पारितंत्र को परिभाषित करो और इसके 2 महत्वपूर्ण घटक यानी कंपोनेंट्स के बारे में बताओ। तो सबसे पहले इकोसिस्टम क्या है? व्हाट इज पारितंत्र? द सराउंडिंग वेयर द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आर अकर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। यानी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे जैविक और अजैविक कारक दोनों के बीच में एक संबंध मिले, पारस्परिक संबंध मिले, उस जगह को हम इकोसिस्टम यानी पारितंत्र कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पार्क, अगर आप पार्क में देखें तो वहाँ लिविंग थिंग्स जैसे कि हम खुद, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, प्लांट्स और नॉन लिविंग थिंग्स हवा, पानी, धूप, एयर, मिट्टी, बेंचेस, झूले, ये सारे के सारे एक साथ पाए जाते हैं और इनके बीच में एक संबंध यानी रिलेशन पाया जाता है। तो इसलिए इस जगह को हम क्या कहेंगे? एक इकोसिस्टम यानी पारितंत्र कहेंगे। अब पूछा जा रहा है कि इसके 2 मेन कंपोनेंट क्या है। तो इसके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है बायोटिक कंपोनेंट, जिसे हम कहते हैं जैविक कारक, और दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट, जिसे हम कहते हैं अजैविक कारक। इसे कहते हैं अजैविक कारक और इसे कहते हैं जैविक कारक। जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं ये लिविंग कंपोनेंट होते हैं, यानी किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जितने भी लिविंग चीज़ें पाई जाती है जीवित, उन्हें हम उसका बायोटिक कंपोनेंट यानी जैविक कारक कहते हैं। जैसे कि हम खुद, ह्यूमन, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, प्लांट्स, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट यानी जैविक कारक है। और किसी भी इकोसिस्टम में, पारितंत्र में जितनी भी अजैविक चीज़ें पाई जाती है यानी नॉन लिविंग चीज़ें पाई जाती है, वो सारे के सारे उसके एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। जैसे एयर, वाटर, सॉइल, बेंचेस एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित पारितंत्र के 2 उदाहरण बताइए। अभी मैंने जो आपको बताया था इकोसिस्टम यानी पारितंत्र, ये 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम यानी प्राकृतिक पारितंत्र, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी मानव निर्मित पारितंत्र। जैसा इसका नाम है वैसे इसकी डेफिनेशन भी है। नेचुरल इकोसिस्टम यानी प्राकृतिक पारितंत्र वो इकोसिस्टम है जो नेचर में पहले से ही पाया जाता है, जिसे बनाने में मैन यानी ह्यूमन का बिल्कुल भी हाथ नहीं है। तो नेचुरल इकोसिस्टम यानी प्राकृतिक पारितंत्र के जो एग्जाम्पल हैं वो है पॉन्ड यानी तालाब, रिवर यानी नदियाँ, ग्रासलैंड यानी घास के मैदान, फॉरेस्ट, माउंटेन्स एटसेट्रा। जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है यानी मानव निर्मित पारितंत्र, ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो मैन ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो ऐसा इकोसिस्टम यानी पारितंत्र जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है उसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, मानव ने क्या क्या बनाया है? पार्क, गार्डन, एक्वेरियम, एटसेट्रा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज फूड चेन, व्हाई इज फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें फूड चेन यानी आहार श्रृंखला को परिभाषित करना है और हमें यह बताना है कि आहार श्रृंखला यानी फूड चेन में जो एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशिक होती है, यानी वो एक ही दिशा में फ्लो करती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फूड चेन यानी आहार श्रृंखला क्या है। अगर मैं एक फूड चेन बनाऊं तो उसके बाद आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। मैंने एक फूड चेन बनाई है, प्लांट, डियर, टाइगर।
फूड चेन क्या है? इट इज अ चेन इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। यानी ये एक ऐसी श्रृंखला है जिसके अंदर एक जीव जंतु किसी दूसरे जीव जंतु पर सीधे रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से खाने के लिए निर्भर करता है। ऐसी चेन को हम फूड चेन यानी आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसा कि इसमें साफ दिख रहा है कि जो डियर यानी हिरण है वो प्लांट पे डायरेक्टली यानी सीधे रूप से निर्भर करता है, और जो टाइगर है वो प्लांट पे इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है, क्योंकि प्लांट जो टाइगर है वो हिरण को खाता है और हिरण जो है वो पेड़ पौधों को खाता है। अब इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशिक होती है। एक दिशिक मतलब हमेशा वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर यानी उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ ही जाती है। पूछ रहा है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लांट जो है, पेड़ पौधे, ये सूरज से एनर्जी लेते हैं और ये उस एनर्जी को वापस गिव बैक नहीं कर सकते। जो हर्बीवोरस है यानी शाकाहारी है वो प्लांट से एनर्जी लेते हैं और वो इस एनर्जी को वापस नहीं कर सकते, और जो कार्निवोरस है यानी मांसाहारी है वो हर्बीवोरस यानी शाकाहारी को खा के एनर्जी को गेट करते हैं। तो आप देख रहे होगे इसमें एक फ्लो बन रहा है जो कि एक ही डायरेक्शन में है, प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक से कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की तरफ। तो इसीलिए जो फूड चेन है, आहार श्रृंखला है, उसके अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी यानी जो ऊर्जा का दिशा है वो एक दिशिक यानी यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि जब भी एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेता है तो वो वापस एनर्जी उस ऑर्गेनिज्म को नहीं दे सकता। तो इसलिए यह एनर्जी एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में फ्लो करती रहती है, जो कि है प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक से उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स की तरफ। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब एनी 4 मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। एक और क्वेश्चन है, राइट डिफरेंट मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कचरा प्रबंधन के अलग अलग तरीके बताइए। यानी जो हमारे घरों में वेस्ट उत्पन्न होता है उसको डिस्पोज करने के, ख़त्म करने के या उसको ठीक ढंग से यूटिलाइज करने के अलग अलग तरीके बताइए। तो मैंने इसका आपको 6 तरीके बता रखे हैं, इसके अंदर सिर्फ 4 पूछे गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो होता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है यानी ऐसा वेस्ट जो समय के साथ खत्म हो जाता है, जैसे कि वेजिटेबल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, काउ डंग, पेपर, लीफ, ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, जैव निम्नकरणीय पदार्थ, ये समय के साथ खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे वेस्ट को हम क्या करें, इकट्ठा करके एक जगह गड्ढा खोदे बड़ा सा, और उस गड्ढे के अंदर हम इसको डाल दें और ऊपर से मिट्टी भर दें। हम इसे अगर 1-1.5 महीने के लिए छोड़ देंगे और जब वापस उस गड्ढे को खोदेंगे तो हम देखेंगे जितना भी वेस्ट था वो सारा का सारा मैन्योर यानी खाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से वेस्ट को यूटिलाइज करने का जो प्रोसेस है उसको हम कंपोस्टिंग कहते हैं। सेकंड प्रोसेस इज इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का हिंदी में मतलब है भस्मीकरण। भस्मीकरण में क्या किया जाता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, चीज़ों को भस्म किया जाता है। हम क्या करते हैं, एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर हम जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, अजैव निम्नकरणीय पदार्थ, उसको हम मशीन के अंदर डाल देते हैं और कुछ देर के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो उस इलेक्ट्रिसिटी से जितना भी वेस्ट होता है वो सारा का सारा भस्म यानी ऐश के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से वेस्ट को खत्म करने का या मैनेजमेंट करने का जो तरीका है उसे इंसिनरेशन यानी भस्मीकरण कहते हैं। इसको अधिकतर यूटिलाइज किया जाता है हॉस्पिटल वेस्ट के लिए। जो भी हॉस्पिटल में वेस्ट होते हैं, मेडिकल वेस्ट जैसे मास्क, सिरिंज या दवाइयाँ, उनको ख़त्म करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड प्रोसेस है लैंड फिलिंग।
जिसे हिंदी में कहते हैं भूमि भराव। भूमि भराव में हम क्या करते हैं, हम जितना भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, अजैव निम्नकरणीय पदार्थ, वो इकट्ठा करते हैं, एक जगह गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे के अंदर इसको डाल देते हैं और फिर ऊपर से रोलर चला करके उसको ठीक ढंग से दबा देते हैं। इस तरीके से वेस्ट को मैनेजमेंट करना लैंड फिलिंग यानी भूमि भराव कहलाता है। फोर्थ टेक्निक है बाय यूजिंग 5R मेथड। 5R के मेथड में हम क्या क्या होता है, इन 5R का मतलब है, पहले वाले R का मतलब है रिड्यूस यानी कम उपयोग, दूसरे R का मतलब है रीयूज यानी पुनः उपयोग, तीसरे R का मतलब है रिसाइकल यानी पुनः चक्रण, चौथे R का मतलब है रीपर्पस यानी पुनः प्रबंधित, पांचवें R का मतलब है रीफ्यूज। 5R में हम इन 5R का इस्तेमाल करते हैं। पहले R का मतलब है रिड्यूस यानी कम उपयोग, चीज़ों का इस्तेमाल करना हम कम कर दें। दूसरा है रीयूज मतलब चीज़ों को हम दोबारा इस्तेमाल कर लें। तीसरा है रिसाइकल यानी पुनः चक्रण, यानी चीज़ों को हम आगे बेच दें फैक्ट्रीज़ में, ताकि वो फैक्ट्रीज उसे पिघला करके उससे न्यू चीज़ें बना सके, एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक। चौथे R का मतलब है रीपर्पस यानी हम चीज़ों को किसी ना किसी पर्पस के लिए दोबारा इस्तेमाल कर ले। जैसे कि अगर हमारी बॉटल हमने कोई प्लास्टिक की खरीदी थी पानी पीने के लिए, तो उसको हम फेंके ना, उस बॉटल को हम बीच से कट करके जो नीचे वाला पार्ट है उसे एज अ पेंसिल बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवें मेथड का मतलब है रीफ्यूज। रीफ्यूज मतलब ऐसी चीज़ें जो पॉल्यूशन क्रिएट करती है उसका इस्तेमाल ही ना किया जाए। तो ये 4 वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न वाई। जो ओजोन लेयर है वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, तो वो खत्म हो रही है तो इससे हम क्यों चिंता करें, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक्चुअली में जो ओजोन लेयर है वो हमारे अर्थ के लिए एक शील्ड की तरह काम करती है। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है तो और ये सन है, सूरज। तो सन से क्या हो रहा है, सन से एक हार्मफुल यूवी रेस हमारे अर्थ की तरफ आ रही है। तो हमारे अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में यानी समताप मंडल में एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन। ओजोन लेयर जो है उसका फॉर्मूला होता है O3। तो जो सन से हार्मफुल यूवी रेज आ रही है, ओजोन उन यूवी रेस को अर्थ पर आने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, एक तरीके से शील्ड की तरह काम करता है और उस रेस को अर्थ पर आने से रोकता है। अगर यूवी रेस अर्थ पर आ जाएगी तो उससे कई डिजीज हो सकते हैं, जैसे स्किन कैंसर, कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद, कंप्लीटली ब्लाइंडनेस यानी हम पूरी तरीके से अंधे हो सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट यानी जो पेड़ पौधे हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे, और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। और ये जो यूवी रेज है ये हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो ये यूवी रेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ओजोन क्या करती है, इन यूवी रेस को अर्थ पर आने से रोकती है, इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल यानी लाभदायक होती है। बट हाल फिलहाल में हमारी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो ओजोन लेयर है ये खत्म होती जा रही है। एक्चुअली में हम जो रेफ्रिजरेटर, जो एसी है या फायर एक्सटिंग्विशर है उसके अंदर एक गैस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है CFC गैस, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ये इन्वायरमेंट में जब ऊपर जाती है तो ये ओजोन लेयर से रिएक्शन करके उसे डिप्लीट यानी खत्म कर दे रही है, जिसकी वजह से हमें चिंता करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ओजोन लेयर खत्म हो गई तो ये अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्टली अर्थ पर आ जाएगी और हमारे अंदर कई तरीके की बीमारियां पैदा कर देगी। फॉर एग्जांपल स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, कंप्लीटली ब्लाइंडनेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। इसीलिए ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट विल हैपन
इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल, अगर मैं किसी एक पोषी स्तर के सभी ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे। तो अगर हम किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल को खत्म कर दे, यानी एक पोषी स्तर को खत्म कर दे, तो उससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम यानी पारितंत्र इम्बैलेंस यानी असंतुलित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई फूड चेन लूं जैसे कि प्लांट, डियर, टाइगर, ये एक फूड चेन है, टेरेस्ट्रियल फूड चेन है। अगर मैं एग्जांपल के लिए लूं कि डियर जो है, जो हिरण है, ये पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गए यानी खत्म हो गए, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो डियर से पहले जो नीचे ट्रॉफिक लेवल है, पोषी स्तर है, जो कि है प्लांट, इसको खाने वाला कोई नहीं बचेगा। तो इससे क्या होगा, इसकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी और बढ़ते बढ़ते ये ओवर पॉपुलेटेड हो जाएंगे, यानी अत्यधिक मात्रा में इसकी जनसंख्या हो जाएगी, हर जगह प्लांट ही प्लांट पाए जाएंगे। बल्कि डियर से जो ऊपर हायर जो ऑर्गेनिज्म है, जो डियर के ऊपर ऑर्गेनिज्म है, जो डियर को खाते हैं, क्योंकि डियर खत्म हो गए हैं तो उनको खाना नहीं मिलेगा और जितने भी टाइगर हैं वो सारे के सारे भूख से मर जाएंगे और वो पूरी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी यानी लुप्त हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। तो अगर एक भी ट्रॉफिक लेवल एक्सटिंक्ट हो जाए यानी गायब हो जाए, खत्म हो जाए, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम यानी पारितंत्र इम्बैलेंस हो जाएगा। उस ट्रॉफिक लेवल के जितने भी नीचे के ट्रॉफिक लेवल है, पोषी स्तर है, उनकी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी और वो ओवर पॉपुलेटेड हो जाएंगे। और उस ट्रॉफिक लेवल यानी पोषी स्तर से जो ऊपर के ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे खत्म डेड होते जाएंगे, मरते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक्सटिंक्ट यानी लुप्त हो जाएंगे। इससे पूरे इकोसिस्टम में इम्बैलेंस यानी असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसलिए किसी भी ट्रॉफिक लेवल का खत्म होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? विल द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल? हिंदी में कहें तो जैव आवर्धन को परिभाषित करो और ये जो आवर्धन है, ये जो जैव आवर्धन है, इसकी जो मात्रा है क्या ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग होती है या फिर सेम होती है? तो सबसे पहले तो हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन क्या है इसको समझ लेते हैं। मैं एग्जांपल के जरिए समझाता हूं आपको। अगर मैं एक फूड चेन लूँ, प्लांट, गोट यानी बकरी, एंड ह्यूमन यानी इंसान यानी आदमी, हम, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन क्या है? इफ एनी हार्मफुल सब्सटेंस इज एंटर इन अ फूड चेन and it start transferring from one level to another level, this process is called biological magnification। यानी अगर कोई भी हानिकारक पदार्थ किसी आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है तो वो एक लेवल से दूसरे लेवल और दूसरे से तीसरे लेवल में ट्रांसफर होना शुरू कर देता है और इसी प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन कहते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है अगला कि ये जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो हानिकारक पदार्थ है, क्या उसकी क्वांटिटी हर लेवल में सेम होती है? नहीं, उसकी क्वांटिटी हर लेवल में सेम नहीं होती। जो ऑर्गेनिज्म हायर होते हैं यानी जो आहार श्रृंखला में, फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म टॉप पर पाए जाते हैं, उनमें इन हार्मफुल सब्सटेंस की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम पाई जाती है। और जो ऑर्गेनिज्म फूड चेन में यानी आहार श्रृंखला में नीचे पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट, उनमें यह हार्मफुल सब्सटेंस यानी हानिकारक पदार्थ की क्वांटिटी मिनिमम यानी सबसे कम पाई जाती है। यानी जो ऑर्गेनिज्म फूड चेन में ऊपर होंगे उनमें हार्मफुल सब्सटेंस ज़्यादा पाया जाएगा और जो ऑर्गेनिज्म फूड चेन में नीचे होंगे उनमें हार्मफुल सब्सटेंस कम पाया जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई शुड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बी डिस्कार्डेड इन टू सेपरेट डस्टबिन?
यानी जो जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं और जो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ है, उन्हें दो अलग अलग डस्टबिन में क्यों रखना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, जैव निम्नकरणीय पदार्थ, ये समय के साथ खत्म हो जाते हैं, पर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, अजैव निम्नकरणीय पदार्थ, ये समय के साथ डिकम्पोज यानी खत्म नहीं होते। तो इन दोनों को, क्योंकि ये दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, पदार्थ है, और दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग है, तो इन्हें खत्म करने के तरीके भी अलग अलग है। तो अगर हम इन्हें एक ही डस्टबिन में डाल देंगे तो इन्हें पहले बाहर निकाल के अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग तरीके से डिकम्पोज करते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग तरीके से खत्म किया जाता है। तो अगर ये दोनों के दोनों सेम डस्टबिन में होंगे, तुम्हारा टाइम और एनर्जी यानी समय और ऊर्जा दोनों वेस्ट होएगी, और हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो जल्दी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम इन्हें दो अलग अलग डस्टबिन में डालेंगे तो हमारा टाइम और एनर्जी यानी समय और ऊर्जा दोनों सेव होंगे, और हम जल्दी से वेस्ट मैनेजमेंट कर पाएंगे, जल्दी से कचरे से छुटकारा पा पाएंगे। अब बात ये आती है कि कितने तरीके के डस्टबिन्स होते हैं। तो 3 तरीके के डस्टबिन्स होते हैं। एक होता है ग्रीन डस्टबिन, एक होता है ब्लू यानी नीला, और एक होता है ब्लैक। जो ग्रीन डस्टबिन है, इसके अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाला जाता है। कौन सा वेस्ट डाला जाता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी जैव निम्नकरणीय पदार्थ इसके अंदर डाला जाता है। जो ब्लू डस्टबिन है, उसके अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस यानी अजैव निम्नकरणीय पदार्थ डाला जाता है। और जो ब्लैक डस्टबिन होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डाला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहने का मतलब है ऐसा वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जैसे बैटरीज हो गई, सेल हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, कंप्यूटर्स के पार्ट्स हो गए, इन सभी वेस्ट को कचरे को हम ब्लैक डस्टबिन के अंदर डालते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, इनको ख़त्म करना या इन वेस्ट को मैनेजमेंट करना आसान होता है, और हमारे टाइम यानी समय और एनर्जी यानी ऊर्जा की बचत हो पाती है। होप आपको आज की क्लास ये बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी। नीचे मैंने अपने टेलीग्राम आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप उसके ज़रिए मुझसे जुड़े ताकि मैं आपको इन क्वेश्चंस के फ्री नोट्स अवेलेबल करा सकूँ। थैंक यू।